नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक झा और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डायनो साइंस के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले 2-3 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है। आज है हमारा चौथा लेक्चर। ठीक है, चौथा लेक्चर में आज हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे। और इसके अलावा यदि टाइम बचेगा, यदि वीडियो यदि लंबा नहीं होगा तो मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अलावा मैं आप लोगों को काफ़ी सारे जो भी है मतलब आज के क्लास में मैं आज इसको ख़त्म कर देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। पहली बात तो ये है कि जो प्रिज्म होता है कुछ इस तरीके का, आप लोगों ने स्कूल प्रिंसिपल के वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं डेस्क वगैरह के ऊपर रखा हुआ देखा होगा पेपर को दबाने उबाने के लिए। ये आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा, नहीं तो ये लैब वगैरह में भी मिल जाता है। ठीक है, लैब्स वगैरह के अंदर देखे जाते हैं। तो ये जो प्रिज्म होता है ये बेसिकली एक ग्लास का बना हुआ होता है, ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम व्हाइट लाइट को जैसे एंटर करवाते हैं, जैसे व्हाइट लाइट जैसे नॉर्मल सनलाइट हो गया या फिर कुछ भी, तो ये जो है ये 7 कलर में कुछ इस तरीके से बट जाता है। तो इसी 7 कलर में बटने को जो हम क्या कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो 7 कलर आप लोगों को जो दिख रहा है ये एक स्क्रीन के ऊपर, जैसे स्क्रीन इसके पीछे सपोज करो इसके ऊपर पीछे आप यदि पर्दा लगाओगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा 7 कलर का जैसे रेनबो का कलर होता है ना, कुछ इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कलर का नाम होता है, कलर का नाम भी याद रख सकते हो आप लोग, विवग्योर करके, VIVGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इतने सारे कलर्स हैं, ये आप लोग याद कर सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल वाला कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर अब मैं कुछ आप लोगों को प्रिज्म के बारे में हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया दे दूँ। ये जो लाइट जो आ रहा है, जो आपने व्हाइट लाइट अभी डाला था उसके ऊपर, तो जो व्हाइट लाइट जो आ रहा है उसके ऊपर उस राइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो बीच में जो इसके अंदर जो ये रिफ्रैक्ट हुआ है, आई वाले चैप्टर सॉरी लाइट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ रखा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और इसके अलावा जो बाहर जो निकला है ये प्रिज्म है ना पूरा, इस प्रिज्म के बाहर जो निकला है कुछ इस तरीके से ये, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, इमरजेंट रे, हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं हम निर्गत किरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे। ठीक है, इमरजेंट रे का मतलब होता है निर्गत किरण हिंदी वालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये आप लोगों के में नहीं है, यदि पूछ ले तो बता देना कि कोई दिक्कत नहीं। एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आप लोग एक बात यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो ये लाइट जो आ रहा था इसको जाना था कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आया हुआ है, लेकिन ये वहां से नहीं गया, ये हल्का से क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ये टेढ़ा हो गया, गया कहाँ से, यहाँ से निकला है ना, ये यहाँ से निकला है। तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है मतलब पहले कितना था, कहाँ जाना था और कहाँ से गया है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितना वो अपने नॉर्मल पाथ से जो है कितना वो डेविएट हुआ है, कितना अपने डिस्प्लेस हुआ है अपने पाथ से, मतलब इतना इधर से जाना था और ये जाके इधर से रहा है, ये इधर से जा रहा है। तो ये जो एंगल कहलाता है, ये जो एंगल कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। क्या इतना क्लियर है आप लोग को? ये एक मतलब बेसिक ओवरव्यू था आप लोगों के लिए, इसके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो रेड कलर इस वाले में जो होगा, ये जो 7 कलर जो अभी बना है, 7 कलर के अंदर आप लोगों का यही बताया, विबग्योर करके इस कोई स्क्रीन रखोगे उसके ऊपर इस तरीके से बैंड का फॉर्मेशन होगा विबग्योर कलर का। ठीक है, तो विबग्योर में जो आप लोग देखोगे रेड कलर जो होता है वो सबसे ऊपर में पाया जाता है और वायलेट कलर जो होता है सबसे नीचे पाया जाता है। मतलब जो रेड कलर है वो बहुत कम डेविएट हुआ है। देखो इसको जाना था कैसे, इसको जाना था कुछ ऐसे, है ना, तो इसके बीच में एंगल देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, बहुत कम है ना। और इसके अलावा जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये कुछ ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो कुछ इसी तरीके से इसका एंगल ऑफ डेविएशन वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब जो जितना ज्यादा नीचे है उसका डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, उतना ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब ज्यादा है, सॉरी। तो ऐसा बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, जिसका एंगल जितना ज्यादा है, जिसका एंगल मतलब जिसका डेविएशन जितना ज्यादा है, जो जितना ज्यादा मुड़ा हुआ है, उसका जो है उसका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ उतना कम होता है। क्या होता है, वेवलेंथ उतना कम होता है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, सॉरी डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, मतलब यदि आप लोग इसका डेविएशन मतलब जिसके एंगल ऑफ डेविएशन इसका ज्यादा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है, ब्लू का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ जो होगा लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इसी तरीके से लाल वाला को देखो, रेड,
रेड वाले का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम मुड़ा हुआ है ना, तो बहुत कम है, तो इसकी वजह से इसका जो वेवलेंथ होगा ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी इसका वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कुछ इसी तरीके से बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में होता है। तो वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा रेड का होता है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है, रेड कलर को जो हमें इसलिए रखा जाता है, जो रेड जो साइन वगैरह होते हैं, जो मतलब डेंजर साइंस वगैरह होते हैं, उसके अंदर रेड कलर को ही इसलिए मान्यता दी जाती है क्योंकि रेड कलर जो होता है वो बहुत दूर से ही दिख जाता है, ये बहुत कम डेविएट अपने रास्ते से भटकता बहुत कम है। ठीक है, तो ये जिसी रास्ते से जैसे भेजोगे वो कुछ उसी तरीके से लगभग वो क्या करता है, ट्रेवल करता है और हमारी आंखों तक एकदम सटीक तरीके से पहुंचता है। बाकी का जो लाइट यदि मैं रेड सिग्नल डेंजर के लिए यदि रखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये रास्ते में आते आते ये फैल के खत्म हो जाएंगे और हमें डेंजर का जो है एहसास होगा ही नहीं, वो जो सिग्नल आने वाला था वो हमें मिलेगा ही नहीं और हम जो है डेंजर का उस खतरे का शिकार हो जाएंगे। तो इसके लिए जो रेड कलर जो होता है, रेड कलर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि वो जो है मतलब डेंजर साइन को बहुत दूर से ही हमें दिखा देता है। ठीक है, वो डेविएट नहीं होता है अपने रास्ते से, इसलिए इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो डेंजर का जो निशान जो सिंबल होता है वो रेड ही क्यों होता है, तो रेड इसलिए होता है क्योंकि रेड का जो होता है क्या होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत कम डेविएट होते हैं। ठीक है, ये ऐसे बट क्यों गया है 7 कलर में, तो ये बटता इसलिए है क्योंकि इसका स्पीड जो है, रेड कलर का जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, रेड कलर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। इसके अलावा इन सब का क्या होता है, स्पीड इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, इस तरीके से कुछ कम होता जाता है, जिस वजह से जिसका स्पीड पहले है वो निकल जाता है तो बाकी बच गए 6-7, तो उसका तरीके से क्या होता है, एक बैंड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, और ये रेनबो वाले कलर्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, और हाँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ये वाला मैंने करवाया था। तो ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें क्या किया, एक प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हमने। ठीक है, उसके अंदर जैसे ही आप लोगों को अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि यदि व्हाइट लाइट को यदि आप एंटर करवाते हो इसके अंदर से तो क्या होगा, 7 कलर में ये क्या होगा, ये बट जाएगा 7 कलर में। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था क्या, ये सैंपल पेपर जो है उसको डायरेक्ट ही ऐसे ही पूछ दिया कि एक दूसरा प्रिज्म को हम किस तरीके से लगाए कि जो है ये व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में नहीं, वो एज इट इज निकल के आ जाए। तो एक बात बताओ मेरे को आप लोग, जब ये एक व्हाइट लाइट ये रहा, ये व्हाइट लाइट आता तो यहाँ पे 7 कलर में बट गया, मतलब इसका मतलब पता चलता है कि एक व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यदि मैं प्रिज्म को उल्टा करके रख दूं तो ये 7 कलर जो है वो मिलके एक कलर बनने चाहिए, है ना। यदि एक कलर यदि 7 कलर से मिलके बना हुआ है तो 7 कलर में टूट गया, तो सातों कलर के मैं जोड़ दूं, मिला दूं कुछ इस तरीके से प्रिज्म को रख के, ऐसे उल्टा रख के प्रिज्म को, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो व्हाइट कलर का लाइट हमें मिलना चाहिए। यदि मिल रहा है तो क्या हो जाता है, ये इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि जो है व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आया हुआ था, मतलब सैंपल पेपर में आया हुआ था। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि जो रेड जो है इसके अंदर 7 कलर बने हैं, रेड और वायलेट, तो इसके अंदर वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, तो रेड का ज़्यादा है और इसका कम है। नहीं, आप लोग एग्जाम में येलो और ब्लू दिया था, येलो और ब्लू, तो जैसा कि आपको पता है कि येलो जो है ऊपर पाया जाता है, तो इसलिए उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसका डेविएशन क्या होता है, कम होता है। चलो मैं एक सारांश बताता हूँ, एक समरी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे ये रेड है और ये है ब्लू, ठीक है, ठीक है, रेड का जो होता है स्पीड, ये हो गया, रेड का स्पीड क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लू का स्पीड बहुत कम होता है। इसके अलावा रेड का जो वेवलेंथ होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो वेवलेंथ होता है ये क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो होता है इसका क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये बहुत कम होता है। एंगल ऑफ डेविएशन जो है बहुत कम होता है और इसका एंगल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समरी बना के लिख सकते हो कि मतलब रेड होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है और एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। और साथ के साथ ब्लू का जो है उसका स्पीड कम होता है, वेवलेंथ भी कम होता है और जबकि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ये इस तरीके से है, तो आप लोग उसको देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर जो एक एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर जो देखने को मिलता है, तो ये है आपका रेनबो। ठीक है, रेनबो एक परफेक्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए। जब आप लोग देखते हो कि रेनबो जब बनता है, रेनबो किस वजह से बनता है, यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है, सन उगा हुआ है, सूरज चमक रहा है और हमारे एरिया के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश आ रही है। बारिश आ रही है तो ऐसे ऐसे बूंदे बहुत सारी होंगी इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी बूंदे होंगी, तो यहाँ से क्या होता है, व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके से आता है ना, सन की वजह से ऐसे व्हाइट लाइट आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे क्या, सॉरी लाइट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप्स हैं वाटर के,
तो ये क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ इस तरीके से, जैसे ये ना छोटे से प्रिज्म की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट डिस्पर्सन के माध्यम से क्या करता है, इसको 7 कलर में इसको बांट देता है। अब ये 7 कलर जो है कुछ इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये बात स्पेक्ट्रम बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरीके से कुछ ऐसा समझो फिलहाल के लिए कि जो ये क्या करते हैं 7 कलर में कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है, और बटने के बाद जो है ये कहाँ पे कुछ हमारी आंखों के ऊपर कुछ इस तरीके से पड़ता है। तो ये एक ही कलर, एक प्रिज्म तो है नहीं, इसी तरीके से काफ़ी सारे ड्रॉप्स वगैरह हैं, और इन ड्रॉप्स के माध्यम से होते होते क्या होता है, एक रेनबो का निर्माण होता है, जो कि हम यहाँ पे इस तरीके कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम देख पाते हैं। ठीक है, तो रेनबो का निर्माण बहुत ही सिंपल होता है कि मतलब लोग बहुत सारे इसके बारे में मान्यता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे साइंटिफिक रीजन यदि जानना चाहता हूँ, साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि जो रेन ड्रॉप से जो है लाइट जो है वो डिस्पर्स होकर जो है 7 कलर में बढ़ जाती है, जिस वजह से जो है ये रेनबो का निर्माण होता है और रेनबो हमारे को दिखता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा जो है आप लोग का एक हो गया आप लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अभी हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा रिफ्रैक्शन जो क्या हो, इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने करा था कि तो उसमें हमने देखा था कि ऐसा रिफ्रैक्शन जिसके अंदर क्या होता है, मतलब जो हम ग्लास लेते थे, कोई ग्लास ले लेते तो एयर से आता था कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे करके, है ना, कुछ इस तरीके से आता था लाइट हमारा। तो अब जो तो ये हो गया नॉर्मल रिफ्रैक्शन। अब ऐसा रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के माध्यम से हो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो सन है हमारा, वो कहाँ पे है, वो स्पेस में है, स्पेस में है मतलब सोलर सिस्टम में आगे है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं है। लेकिन जैसे कि हमारे को अर्थ के बारे में पता है कि अर्थ जो है एक एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, तो उससे पहले क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये है हमारा अर्थ, ये यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसका डेंसिटी थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू जो ये नॉर्मल जो वैक्यूम है। यहाँ पे वैक्यूम है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से क्या होता है, ये लाइट जो कुछ इस तरीके से आता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, जिस तरीके से हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ऐसा रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के माध्यम से होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो कुछ इसके भी एग्जांपल्स हैं, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह देखते हो। ठीक है, और जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो जितने जहाँ रहते हैं बेसिकली वहाँ दिखते नहीं है, काफ़ी हाई में दिखते हैं। ठीक है, और एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट, तो इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूँगा। हालांकि मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि ट्विंकलिंग क्यों करता है, लेकिन चलो फिर भी हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का जो एडवांस सनलाइट, सबसे इससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को एक टिंडल इफेक्ट के बारे में बता दूं। अभी आप लोगों ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा था, और अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो जो स्कैटरिंग, जो लाइट जो अभी जो आप लोगों ने देखा कि एक लाइट आता है, वो किसी चीज से बट के, मतलब वो बट के 7 कलर में बट जाता है। यदि छोटा पार्टिकल है तो वो तो 7 कलर में बट जाएगा, यदि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो बट नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, एकदम से फैल जाते हैं सिर्फ। जैसे इस तरीके से यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे जो ट्रीज वगैरह हैं या फिर कुछ भी है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। एक तरीके से इसको पार्टिकल कंसीडर करो, आप लोग पार्टिकल कंसीडर करोगे तो बहुत काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है, ये इसको डिस्पर्स नहीं कर पाता। डिस्पर्स मतलब डिस्पर्सन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाता है, मतलब 7 कलर में ये नहीं बट पाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइट है वो क्या होता है, वो फैल जाता है। तो इसी फैलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, या फिर टिंडल प्रभाव कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आप लोग अपने रूम के अंदर वेंटिलेशन के अराउंड आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो मतलब लाइट का बंटवारा हो जाता है, लाइट जो बट जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या, तो वो टकरा के अलग हो जाता है, अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो होता है आपका टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसको बोलते हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स आपके क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको जो भी मतलब आप उससे कंपोजिशंस है उसको क्या करता है, वो बांट देता है, क्योंकि आपको पता है कि रेड लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है और ब्लू का कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी अपने हिसाब से निकलेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, डिस्पर्सन हो जाता है और 7 कलर हमें को देखने को मिलता है। तो यदि छोटे पार्टिकल्स है तो 7 कलर देखने को मिलेंगे, यदि बड़े पार्टिकल्स है तो एज इट इज जो है लाइट वो अपना रास्ता बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो आकाश है, ये मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा कि हमारा जो आकाश है ब्लू किस लिए दिखता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, और ये लाल क्यों दिखता है ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को एडवांस मतलब नॉर्मल सा समझो कि जो तारा होता है, तारा या फिर कोई भी चीज़ जो आकाश में दिख रहा है वो अपने जगह पे नहीं है।
वहाँ पे है जहाँ पे हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे वो एक्चुअल में वो पोजीशन हमें नहीं पता है, जो हम देख रहे हैं वो आभासी है एक तरीके से, वो वहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से जो होता है ये मतलब वर्क करता है। वर्क क्या करता है, इसके अलावा जो होता है आप लोग का जो एक अपेरेंट पोजीशन मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद जी क्या होता है सन का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कहाँ गया, हाँ, तो जो हमारा आकाश होता है, जो आसमान होता है, जो वो ब्लू क्यों होता है, एक बात तो ये हो गया। मतलब दिन के टाइम में नॉर्मली देखोगे कि आकाश जो होता है ब्लू कलर का होता है, और इसके अलावा जो है शाम के और सुबह के टाइम में क्या होता है, ये रेड कलर का देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो बस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही जिम्मेदार है। मैं आपको इस वाले डायग्राम से मैं अच्छे तरीके से इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये है यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। जब सन उगता है, जब सूरज उगता है तो कहाँ पे, हॉरिजन के पास होता है। हॉरिजन हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। तो क्षितिज के पास होता है, हॉरिजन के पास होता है, हॉरिजन, ठीक है, हॉरिजन के पास होता है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी है ये, मतलब कुछ भी डिस्टेंस है मान लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। जब सन सुबह के टाइम में यहाँ पे उगता है तो यहाँ पे रहता है, फिर धीरे 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 ये कुछ इस तरीके से। हालांकि मैं यहाँ पे ये वेल अंडरस्टूड है कि हमारा अर्थ इस तरीके से मूवमेंट करता है, सन तो एज इट इज है, लेकिन हमें जैसे देखने को मिलता है कि सन यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे दोपहर के टाइम में यहाँ पे आ जाता है, और इसके बाद में शाम के टाइम में फिर यहाँ पे आ जाता है हॉरिजन के पास वापस से। तो हॉरिजन के पास आप लोग देखोगे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस है, ये सब क्या है, ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इस मूवमेंट में यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सन है हमारा, वो क्या करता है, वो पे लाइट्स भेजता है। लाइट्स भेजता है क्या, लाइट आता है उसके अंदर से। अब जब लाइट आता है तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। इसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, इस सब के क्या है, पार्टिकल्स वहाँ पे क्या है, मौजूद है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो वो क्या करता है, उस व्हाइट लाइट को, जो लाइट होता है सनलाइट, उसको क्या करता है, वो 7 कलर में बांट देता है, ठीक है। तो सबसे पहले बटना कौन स्टार्ट होता है, सबसे पहले बटना स्टार्ट होता है जिसका वेवलेंथ क्या है, जिसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है। तो किसका वेवलेंथ कम है, सबसे पहले विवग्योर का, VIB, ठीक है। इस कलर का क्या होता है, वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो ये सब क्या होता है, बटना स्टार्ट हो जाता है, ये सब फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनके फैलने की वजह से क्या होता है, इनके फैलने की वजह से जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, जो पूरा आकाश है, जो आसमान है, वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर। मतलब ब्लू कलर फैलना स्टार्ट हुआ था और हमें दिख जाता है कि ब्लू कलर फैल रहा है, तो हमें आकाश कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा जब ये सन जो है कहाँ पे रहता है, सन जब हॉरिजन पे है, मतलब उगने टाइम और या फिर आप कह सकते हो डूबने के टाइम, ठीक है। जब दोनों टाइम पे जब सन हमारे मतलब हॉरिजन के पास है, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से लाइट तो वहाँ से तब भी उतना ही आ रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर भी उतना ही है, वो क्या करता है, उसको फैलाना स्टार्ट करता है। और फैलते फैलते जो छोटे, जो कम वेवलेंथ वाले जो लाइट्स हैं, जैसे VIB, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये सब क्या होता है, ये सब फैल जाते हैं। फैलते 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 दूरी बहुत ज़्यादा है, अब डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आते आते क्या होता है, फैल के निकल लेते हैं, फैल के ख़त्म हो जाते हैं। बस बचता क्या है, जो बड़े बड़े जो वेवलेंथ वाले, जो जिसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ऑरेंज, रेड, ये सब क्या होता है, ये सब हमें देखने को मिलता है कुछ वो सब। अब देखो, जो ब्लू कलर वाला जो था, जो कमजोर वाले लोग थे, वो सब क्या हो गया, वो फैल के तो निकल लिए, खत्म हो गए वो। बचे कौन, जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। तो ताकतवर कौन है, रेड और ऑरेंज। तो रेड और ऑरेंज जो है हमें कहाँ पे दिखता है, उस साइड में जहाँ पे सन का राइज हो रहा है या फिर सनसेट होता है, वहाँ पे हमें रेड और ऑरेंज कलर का कुछ वो पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है। इसको जरूर से आंसर राइटिंग आप लोग कर सकते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को नोट्स जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भेज दूंगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद में आता है आप लोगों का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब जो होता है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी आपके अंदर क्या है, एक टॉपिक है। तो ये आप लोग आंसर राइटिंग कुछ यहाँ से कर सकते हो। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे होता है, कैसे, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो ये है हमारा अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये खड़े हुए हैं, और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे हमारे को सराउंड किया हुआ है। ये तो बचपन से पढ़ते हुआ है कि अर्थ, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को क्या करता है, सराउंड करके रखता है अपने चारों तरफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, सन कहाँ पे है, सन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम ही गलत है, डायग्राम गलत नहीं है, मतलब सही है, आप लोग उसको देख नहीं सकते हो, मतलब समझ में नहीं आएगा इसमें से। मैं अपने हिसाब से लेता हूँ एक एग्जाम्पल।
सपोज करो कि हमारा सन कहाँ पे है, हमारा सन है यहाँ पे, अभी सूरज जो है ये उगा भी नहीं है, सूरज अभी उगा हुआ नहीं है, ये हमारे हॉरिजन मतलब जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है जिस लेवल तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजन। जैसे कि छत के ऊपर से ये यदि मैं इस फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ तो नीचे क्या चल रहा है वो मेरे को नहीं दिखेगा, जो इस हॉरिजन पे इस प्लेन में होगा, इससे ऊपर होगा वो मैं देख सकता हूँ, उसके नीचे क्या चल रहा है वो मैं यहाँ खड़े खड़े आगे तक नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम हॉरिजन बोलते हैं। यदि यहाँ पे खड़े हैं तो हम इस लेवल के चीज़ों को हम देख सकते हैं, इसके नीचे क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सनलाइट है तो सन तो हमेशा उगा रहता है, कोई दिक्कत इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सन हमेशा उगा रहता है। अब सन जो है इसके अंदर से लाइट हमेशा ही निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है, सन है तो लाइट हमेशा ही निकलेगा, तो इसके वजह से क्या होता है लाइट हमेशा निकल रहा होता है। ऐसे सपोज करो कि लाइट क्या है यहाँ से आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हमारी आंखों पे कौन सा लाइट आएगा, ये लाइट आएगा, मान लेते इतना ज़्यादा रे की जरूरत नहीं, एक आध में लेके चलता हूँ, ठीक है। ये लाइट रे जो है ये क्या हो जाता है, ये यहीं पे है, लेकिन ये क्या हो जाता है टेढ़ा होके ये हल्का क्या होता है ये हमारी आंखों पे पड़ जाता है। टेढ़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी इसका बहुत कम है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, तो लाइट रे जो है वो क्या हो जाता है बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसके मुड़ने की अभी हालांकि सन उगा भी नहीं है, लेकिन इसका लाइट जो है हमारी आंखों तक पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमें पता लग जाता है कि यार सन तो उग गया है, लेकिन क्या सन वास्तव में सनराइज हुआ है, सनराइज वास्तव में नहीं हुआ है, हमें बस ऐसा लगता है कि सन जो है उग चुका है। कितना मिनट, 2 मिनट तक हमें लगता है कि 2 मिनट पहले से हम क्या करते हैं सन को देखना स्टार्ट कर देते हैं। सन अभी उगा भी नहीं है, सन कहाँ पे, हॉरिजन के नीचे ही है, लेकिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या होता है हम इसको 2 मिनट पहले देख पाते हैं। इसी तरीके से जब सूरज अस्त होता है तो डूबते के टाइम जैसे सन आया इधर से, सपोज करो इधर उगा है, उधर उगते उगते क्या होगा यहाँ पे आके सन डूबेगा। अब डूबेगा तो यहाँ तक तो दिखेगा ही हमें, हम सामने हैं तो हम तो देख ही पाएंगे, लेकिन जब ये नीचे भी चला आएगा ना, जब डूबते टाइम जब ये नीचे आ जाएगा तब भी हमें 2 मिनट तक ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखता रहेगा। अब जब ये 2 मिनट तक कुछ इस तरीके से हमें दिखता रहेगा तो टोटल कितने मिनट्स हो गए, आप लोग समझदार हो, टोटल 4 मिनट्स हो गए, है ना। अब जो ये टोटल 4 मिनट हो गए, तो यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे ऊपर तो हमारा जो दिन होता वो कितने 4 मिनट छोटा होता। तो ये जो आप लोगों को मैंने एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट बताया, 4-5 एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर राइटिंग जो भी करना है, आंसर राइटिंग के लिए मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर मैं तो PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से उसको ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसके बाद हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए सूचना ये भी है कि आप लोगों के बड़े भाइयों लोगों के लिए, मतलब 12th वालों के लिए मैंने फिजिक्स का कोर्स लॉन्च कर दिया है, मतलब फिजिक्स का कोर्स बहुत जल्द इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने बड़े भाइयों लोगों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हो जिनको फिजिक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।